हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट को लेकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो हम लोग को जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसमें वो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ये क्योंकि हम लोग को जो डिज़ाइन किया है कि हमारे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, जो स्टील की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आपकी जो साइट पे ये आपके वहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा जो अटेनमेंट कितना है, हम लोग कितना जो हम लोग एक्सेप्टेड लेवल था हमारा परफॉर्मेंस का, वो हम लोग कितना अटेनमेंट कर पाते हैं। तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पर कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने हद तक आपका ये जो क्वालिटी अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं, जो आपके क्लाइंट या ऑनर की जो डिमांड थी। ठीक है, मतलब जो आपका डिमांड है उसको अपना सप्लाई कर रहे हैं नहीं, जिस तरह की आपकी क्वालिटी अपने मतलब अपने एक्सपेक्ट की थी वो आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी को अचीव करने के लिए जो मतलब वो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये बहुत टफ इश्यू होता है, क्योंकि ये आपका ये सिंपली आप बिना एक्सपीरियंस के आप अचीव नहीं कर सकते। मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने जाएंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको मनी, मटेरियल, रिसोर्सेज को हैंडल करना पड़ता है। उसमें कुछ इशू आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और आपका जो भी आपको अचीव करना है, जो भी स्ट्रेंथ अचीव करना है, जो भी आपको जिस डिग्री की आपको वर्कबिलिटी चाहिए, वर्कमैनशिप चाहिए, वो अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा आपके सारे साइट एक्टिविटी पर। ठीक है, तो हमारा जो क्वालिटी अचीव करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्शन में, वो है कि आपका क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया है वो आपका जो वो लेवल सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो भी साइन किया है इंजीनियर ने क्लाइंट के साथ, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है। आपका जो कस्टमर है या फिर ऑनर है वो सेटिस्फाई रहना चाहिए। आपका एम्प्लॉय का मोटिवेटेड रहना चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए आपको। अवॉइडिंग डिस्प्यूट एंड क्लेम्स, कि जो जिसने आपको ये ठेका दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसका जो है किसी तरह का क्लेम ना हो, किसी तरह का आपको उसके साथ झगड़ा ना हो कि आपने तो ये कहा था बनाने के लिए, आपने ये बना दिया। इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन पर्पस, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये क्वालिटी कंट्रोल से थोड़ा डिफरेंट है। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, मतलब कि आपको एश्योर करना है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब कि अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हमको वैसे स्टेप्स लेने हैं जिसके इम्प्लीमेंट करने पर आपका कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो आपका एक कंसिस्टेंट मैनर में बनेगा। मतलब कि जो क्वालिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। तो ऐसे क्या क्या मतलब स्टेप्स हो सकते हैं कि हमारा जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। तो उसके लिए आपको प्रॉपरली आपके वर्कर को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से वर्क करना है, किस तरह की प्रॉब्लम में किस तरह से आपको हैंडल करना है। आपको एफिशिएंट सेफ्टी प्रोग्राम करना पड़ेगा कि आपको सेफली, जब सेफ्टी का इन्वायरमेंट रहेगा तो आपका जो वर्कर है वो अपना 100% देंगे, तो उस वजह से आप जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम टू ऑब्टेन क्वालिटी रिसोर्सेज एंड सप्लायर्स, तो आपका जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो खरीदने का सिस्टम है, वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि आप जो भी खरीद रहे हैं, जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं, वो सही क्वालिटी का आए आपको और टाइम पे मिल जाए। अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी अगर आप लेट से ख़रीदते हैं या कहीं पे स्टोरेज से ख़रीदते हैं, तो आपको वहाँ तक स्टोर करने से उसकी क्वालिटी में डिक्रीमेंट आ जाता है, उसमें क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, रिवार्ड स्कीम फॉर इनोवेटिव वर्क्स, जो भी अच्छा काम करे, जो भी अच्छे मतलब क्वालिटी का वो वर्क करे, कंस्ट्रक्शन करे, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव करियर प्रोग्राम स्कीम, तो कॉम्पिटिटिव अगर आप माहौल रखते हैं तो मतलब आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी क्वालिटी हमेशा बढ़ेगी और आप उसको क्वालिटी का जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो एश्योरेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो आपने क्वालिटी एश्योर करने के लिए तो कर लिया, लेकिन अब बात है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ सिचुएशन ऐसे आए कि आपको कुछ इश्यूज आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो और उसमें आपका जो वर्कर है कहीं भी मतलब कोई मिस्टेक से ही उसकी क्वालिटी कहीं घट गई है, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, हर चीज़ की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। तो आपको कंट्रोल करने के लिए आपको जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है तब हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग की अगर आपकी बात की जाए, हाईवे प्रोजेक्ट की बात की जाए,
हाईवे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपका जो सॉयल है उसको कंपैक्ट करते हैं हम लोग रोलर से। तो कंपैक्ट करते हैं तो हम लोगों ने जो अचीव किया था लैब में सॉइल की डेंसिटी, वो डेंसिटी आपको उसके आसपास आपको पहुंचनी चाहिए कंपैक्शन के बाद। तो अपनी जो क्वालिटी है सॉइल की मजबूत स्ट्रेंथ है वो आप अचीव कर पाएंगे। कंक्रीट का जो है स्लम्प वैल्यू है, स्लम्प जो है अगर बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं आप तो उसकी जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन रखने के लिए आपको चेक करना पड़ता है आपको प्रॉपर आपने पानी मिलाया है कि नहीं, वाटर की क्वांटिटी सही है या नहीं, वर्केबिलिटी सही है या नहीं, उसके लिए हम लोग स्लम्प वैल्यू टेस्ट करते हैं साइट पर। फिर उसके बाद जो पड़े तो हम लोग जो उसका जो कंक्रीट है जो इस्तेमाल किया जा रहा है साइट पे उसके क्यूब्स बनाकर जाके हम लोग लैब में टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल जो फोकस करता है कि सेटिंग और प्रैक्टिसेस ऑफ साइंटिफिक स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो साइंटिफिक जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए थे, प्रैक्टिकली मतलब फिक्स किए थे, वो आपको अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा आपको। डिटरमाइनिंग द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, तो आपका जो स्टैंडर्ड्स है जो आपने फिक्स किया था उससे अगर कुछ डेविएशन हो रहा है तो कितना हो रहा है। ब्रिंगिंग एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर टू रिड्यूस वेरिएशन, तो वो आपको वैसे मतलब मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको, वैसे काम करने पड़ेंगे जिससे आपकी जो वेरिएशन हो रहा है क्वालिटी में स्टैंडर्ड्स में उसको कंट्रोल कर सके। उसके अलावा स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट विथ टाइम, तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा अपने क्वालिटी में। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अब बात आती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्वालिटी। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्वालिटी में कौन कौन से फैक्टर मतलब अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो क्वालिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज मीटिंग विद द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, दिस विल सेटिस्फाई डिजाइनर्स रिक्वायरमेंट, द कंस्ट्रक्टर एंड ओनर्स रिक्वायरमेंट। मतलब कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का कैसा है। आपका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है या आपका हाई राइज बिल्डिंग है। हाई राइज बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स होंगे, उसमें हाई मतलब हाई होगा स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक लोड या और सब विंड लोड बहुत सारे तरह के डिफरेंट लोड एक्स्ट्रा लोड अप्लाई होते हैं। इस बात करें कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अब जो है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह का है, कमिटमेंट कैसा है, लीडरशिप कैसी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी वो उनका वर्कमैनशिप कैसा है, पहले का एक्सपीरियंस कैसी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट है क्वालिटी टीम। अब जो है स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट जो है उस वहाँ पे आपका जो क्वालिटी होगा जो प्रोजेक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का, वो आपका डिपेंड करता है कि आपको जो वहाँ पे जो टीम है, जो पूरी होल टीम है कंस्ट्रक्शन की टीम, मतलब कि वहाँ पे लेबर से लेकर मैनेजर से लेकर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, ऑनर्स, उन्होंने कैसी क्वालिटी फिक्स की है और उसके अकॉर्डिंग आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ टीम्स मेंबर। तो जो भी टीम मेंबर है वो मतलब जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्वालिटी में कि आपको किस तरह से हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको उसकी क्वालिटी को घटने से बचा सकते हैं। हमारा जो वर्कमैनशिप है कैसे हम लोग उसको बेटर बना सकते हैं। तो ये इसके लिए सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं ताकि हम लोग कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट की जो है क्वालिटी को इन्हांस कर सके। अब बात कर लेते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके बारे में आपको पता होगा कि ये सेकंड लार्जर एम्प्लॉयर है और हमारे जो मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बाद हमारी जो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इस सेकंड में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर में, फिर उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो ये देखा गया है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ फैटिलिटी है ये जो 5 टाइम्स ज़्यादा है आपका किसी अदर इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। मतलब आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें जो चांसेस ऑफ डेथ है, एक्सीडेंट है, वो आपकी ज़्यादा है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो भी 5 टाइम्स। और उसके साथ साथ जो मेजर इंजरी है वो 2.5 टाइम्स हायर है अदर इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में। एक न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1092 डेथ और 377 वर्कर्स इंजर्ड हुए थे 2013 to 16 में इंडिया में, मतलब जो रिपोर्टेड है। ठीक है, तो ये इतना मतलब आपका डेंजरस ये इन्वायरमेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है। तो मेजर कॉजेज़ क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पे ओपन इलेक्ट्रिकल केबल है, कहीं पे मॉइस्चर है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, कहीं आपका जो वर्कर्स है वो एक्सपर्ट नहीं है इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने में, कोई अनमैनेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या फिर कोई आपका जो मशीन्स है उसमें कुछ आपका फॉल्ट है,
तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है एयरबोर्न फाइबर और टॉक्सिन। तो बहुत सारे जो केमिकल्स इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो वो अगर आपने जस्ट फ्रीली ओपन किया, जस्ट बिना देखे समझे, बिना इसको चीज़ का मतलब पढ़े कि आपका जो क्या क्या है उसमें प्रिकॉशंस ध्यान रखने चाहिए, उसको ध्यान दिए बिना बिना अपने ग्लव्स का इस्तेमाल किए हुए सारे जो केमिकल्स को ओपन किया है, तो उसकी वजह से जो है ये एयरबोर्न डस्ट या फाइबर्स ये सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनहेल जा सकते हैं और इनहेल करने के बाद जो ये पेंट, वार्निशेस, ग्लूज, फ्लोरिंग जो चीज़ें होती हैं वो सारे आपको जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो फर्दर आपको जाके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पिल्मोनरी डिजीज़ के रूप में या फिर लंग कैंसर के रूप में आपको इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस भी एक तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल रेस्पिरेटरी कंडीशन को जनरेट करता है, जो कि जिसकी वजह से जो एनुअल डेथ जो है लंग डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इसमें पाई जाती है। मतलब कि 20% जो ओवरऑल फिगर है लंग कैंसर का वो एस्बेस्टस से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो ये आपके एस्बेस्टस जो है सीलिंग टाइल्स में या फिर थर्मल पेपर, वॉल प्लास्टर, इंसुलेशन, केमिकल साइडिंग, ये सब चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। सर्किट ब्रेकर में भी इस्तेमाल की जाती है एस्बेस्टस। तो इस तरह की चीज़ अगर आपके मतलब कोई वर्कर्स इनहेल कर लेता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई उसको और उसकी फैमिलीज़ को भी। नेक्स्ट है अनइंटेंडेड कोलैप्स। तो अगर आपने जो भी अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आपने जो भी बम्बू या फिर किसी तरह का स्कैफोल्डिंग या फिर कोई भी तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर आपने सही से इसमें ध्यान नहीं दिया है तो उसमें अगर अनइंटेंडेड सडन कोलैप्स हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो जिसमें कि मेजर जो अनइंटेंडेड कोलैप्स हैं वो हैं आपके फॉलिंग इनटू एन एक्सकैवेशन, मतलब कि खुदाई हो रही हो और उसमें आपके मतलब जो सॉइल है वो मतलब गिर जाए। तो इस तरह की जो अनस्टेबल मतलब सिचुएशन है उसको ध्यान से देखना चाहिए और जो भी अपना सेफ्टी इंजीनियर है वहाँ पे उसको सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जिसकी वजह से बहुत तरह के इस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं और इस तरह की इंजरी हो सकती है कंस्ट्रक्शन साइट पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग में मतलब कि जो नॉर्मली जो लेबर्स होते हैं वो मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए जस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, मतलब लिफ्ट करते हैं। तो लिफ्ट करना, होल्डिंग करना, कैरिंग, लोअरिंग, पुशिंग, पुलिंग मटेरियल लोड्स अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में जो है ब्रोइज, पंचर्स, ब्रोकन बोन्स, इस तरह के मतलब आपके टिश्यू पे, आपके बोन्स पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह के इफ़ेक्ट आता है। जो मसल्स डैमेज हो सकते हैं, टेंडेंस डैमेज हो सकते हैं, हेड डिस्क या फिर कार्टिलेज मतलब नर्व में भी डैमेज हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल आप इस्तेमाल उठा ले तो इस तरह से जो सॉफ्ट टिश्यूज है जैसे नेक, शोल्डर, एल्बो, आर्म्स, रिस्ट टू हैंड, लोअर बैक, हिप्स, लेग्स, नीज के पास, तो इसमें बहुत तरह के मतलब चांसेस होते हैं, मतलब टेंशन आने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इशू आ सकते हैं। तो इस तरह की मतलब अगर कोई अनएक्सपीरियंस लेबर है, लेबर मतलब वर्कर है जो कोई हार्ड वर्क करने की प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो इस तरह की चीज़ें करे तो धीरे धीरे ये आपके बहुत ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और इसको हील होने में लगभग महीनों से सालों लग सकते हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो नेक्स्ट है हैंड एंड वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये एक बहुत मेजर इशू है वैसे लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए जो कि हैंड हेल्ड पावर टूल का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले जो इक्विपमेंट को आप बहुत लॉन्गर टाइम तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के मतलब हाथ में इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं हैंड एंड वाइब्रेशन सिंड्रोम, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस तरह के लेबर्स में। नेक्स्ट है नॉइज। कंस्ट्रक्शन साइट में अगर बहुत ज़्यादा नॉइज है तो वहाँ पे आप रहते जो है हजारस नॉइज लेवल में आप वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो है आपका जो हियरिंग एबिलिटी है उसमें बहुत मतलब डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से आपको प्रॉपर अगर प्रोटेक्टिव गियर मतलब प्रोटेक्टिव हियरिंग एड्स आपने नहीं लिया है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हेल्थ सेफ्टी को लेकर जो मेजर रिस्क है वो है आपका स्लिप
एंड ट्रिप्स। मतलब कि कोई भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जो अगर कहीं पे इस तरह की मतलब स्लिपरी स्पेस है तो उस तरह की जगहों पर इस तरह की जो है नॉन फैटल मतलब कि डेथ नहीं होती पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। और इस तरह के जो मतलब मैक्सिमम इंजरी 40% इंजरी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जहाँ पे कोई स्लिप कर गया कहीं गिर गया तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है बहुत सारे व्हीकल्स या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को मूव किया जाता है, आपको लिफ्ट करके मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई ध्यान ना दे या किसी तरह का बिना आवाज़ किए कोई ट्रक या किसी तरह का मशीनरी आपको मूव कर रहा हो तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन की वजह से हिट हो सकता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है किसी भी पर्सन को। नेक्स्ट है वर्किंग फ्रॉम हाइट। तो हाइट पे वर्क करने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फैटिलिटी होती है। लगभग 50% जो टोटल फैटिलिटी है वो इस तरह के हाइट पर से गिरने की वजह से हो सकती है, होती है जनरली देखा गया है। तो इसमें जो है अगर हाइट से आप वर्क कर रहे हैं बिना मतलब गार्ड रेल नहीं है कहीं पे, कहीं गार्ड मतलब ओपनिंग बिना गार्ड रेल ओपनिंग है, इस तरह का अनएज प्रोटेक्शन है, मतलब अनसिक्योर लैडर है, स्कैफोल्डिंग है, तो इस सिचुएशन में इस तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एग्जॉशन। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अगर एक टाइम के बाद जो है मतलब ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी के बाद भी आप वर्क करते जा रहे हैं तो आपको ये एक तरह के इश्यू आ सकते हैं एग्जॉशन के। मतलब कि आपके मतलब फिजिकली या फिर मेंटली भी आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मतलब छोटे बड़े मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से भी। नेक्स्ट है सुसाइड। जो नेक्स्ट ये बहुत मतलब बड़ा इशू है ये भी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर लगातार आप काम कर रहे हैं, आप किस तरह कुछ मतलब वर्क ऐसे नहीं कर रहे हैं कि जिस वजह से आप अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर सकें, तो एक तरह की सिमिलर वर्क करने पर मतलब फिजिकली हार्ड वर्क करने पर तो इस तरह की टेंडेंसी बढ़ती है। और इस तरह से मतलब मेंटल हेल्थ अगर किसी को कमज़ोर है तो इसकी वजह से बहुत से तरह इस तरह की सुसाइड टेंडेंसी बढ़ती है और इस तरह के जो एक्सीडेंट है या फिर मतलब डेथ से देखने को मिलती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ये मतलब बड़ा इशू होता है इसमें भी, कंस्ट्रक्शन साइट में भी बड़ा इशू है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वैसे प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी को इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ों को ध्यान से देखे समझे और उसके लिए मतलब वर्क करे, मतलब एक्ट करे ताकि वो इस तरह की सिचुएशन जनरेट ना हो। तो फर्स्ट है अवेयरनेस की बात करें तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर कोई भी पर्सन एंटर करता है, वो चाहे वर्कर हो या फिर कोई भी हो, उसको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में। मतलब कि जो भी वर्कर इसमें एंटर करते हैं तो वो एक तरह से डेंजर जोन में ही एंटर कर रहे हैं। तो अगर उनके पास कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो प्रॉपरली वो जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो पहन कर जाएंगे, वैसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप जो है साइट पर सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये आपका काम होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर का और वहाँ के सेफ्टी इंजीनियर का कि ध्यान दिया जाए कि जो भी यहाँ पे एंटर कर रहा है वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो। अगर वैसी इन्फॉर्मेशन या वैसी चीज़ अगर जो इक्विपमेंट उसके पास ना हो तो उसे एंटर करने से रोक दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है कि अगर किसी पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ के बारे में कि आपको वहाँ पे किस तरह की आपके खतरे आने वाले डेंजर आने वाले हैं, तो उसके लेकर वो जो वर्कर है वो वहाँ पे अवेयर रहता है, वो जानता है, समझता है उस चीज़ की जो मतलब कितना इम्पोर्टेंस है वो समझता है। तो इसकी वजह से वो जो भी मतलब लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, सबके लिए ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देनी चाहिए हर साल। और हर मतलब जब इम्पोर्टेंट जो इस तरह कंस्ट्रक्शन होने वाले हो तो, क्योंकि इस तरह से अगर इंश्योर किया जाता है, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया जाता है तो लोग थोड़ा अवेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे, अगर पहले से लोगों को पता भी हो, अगर ट्रेनिंग सेशन वो मतलब अटेंड नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि धीरे 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 वो मतलब अवेयरनेस कम हो सकती है या फिर वो लोग नेग्लिजेंस हो सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं इस चीज़ को कि आपका कि हमको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा उसके बाद लेकर आप वो सतर्क कम रहेंगे तो इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जाए कम्युनिकेशन की। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर कहीं भी साइट पे अगर कुछ भी आपका नई चीज़ आने वाली है या फिर जो भी मशीनरी आने वाली है या रोड मतलब व्हीकल्स आने वाली है तो उसके बारे में अगर वहाँ के आस जो भी वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन रहेगा
कि आपको यहाँ पे कौन सा काम होने वाला है, कोई इलेक्ट्रिकल केबल बिछने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा इसमें खतरा है, डेंजर है। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए सारे लोगों को, तो लोग इसके बारे में अवेयर रहेंगे और सतर्क रहेंगे कि वहाँ पे किस तरह से काम करना है। जो भी वहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है, कोई ब्लास्टिंग हो रही है कहीं पे लोकेशंस पे, तो उसके बारे में कम्युनिकेशन देना पड़ेगा आपको सारे वर्कर्स को, कि पता होना चाहिए कि वहाँ उस लोकेशन पे आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी या फिर हेडसेट या माइक से या स्पीकर से हम लोग जनरली इस तरह कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं लोगों को। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कहीं पे कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं कुछ फेलियर होता भी है, तो वहाँ के स्टाफ को सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत दिया जाए, ताकि जो भी आपका फर्स्ट एड का जो एक्शन जो लेना है, फर्स्ट एड की जो एक्टिविटी करनी है, वो तुरंत कर ली जाए, ताकि किसी पर्सन के जो ज़्यादा खतरे में जाने से आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है डॉक्यूमेंटेशन। तो आप कोई भी डेंजरस कोई भी वर्क करने वाले हैं या फिर वैसे मशीनरी का इस्तेमाल करने वाले जिसमें खतरा हो सकता है, या फिर आप ब्लास्टिंग करने वाले हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें आपके चांसेस हो कि किसी को हर्ट हो सकता हो, तो इस तरह की जो है इस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। तो लाइसेंसिंग ले लेनी चाहिए, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अगर पास। अगर सारे इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, लाइसेंस अगर पास होते हैं, तो जो चांसेस है होने के तो नहीं होते ही हैं, साथ में अगर कोई किसी तरह का विजिट होता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसके लिए आप सेफ रहते हैं। फ्यूचर में किसी तरह का प्रॉब्लम आने वाला हो, लीगल प्रॉब्लम, उससे भी आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर इक्विपमेंट। तो जो भी कस्टमर साइट पर जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें किसी तरह का एक्सीडेंट होने के चांसेस ना हो। कि इक्विपमेंट सही तरह से काम करने वाले होने चाहिए, उसमें किसी तरह का पैसा फेल्योर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो आसपास के जो वर्कर्स उसको हार्म कर सके। तो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और उसको लेकर ध्यान देना चाहिए कि अब कोई कौन सी इक्विपमेंट है वो ख़राब है या सही है या कैसी है। नेक्स्ट है सुपरविज़न। तो सुपरवाइज करना है कस्टमर साइट को कि किस किस लोकेशन पे आपके किस तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कौन सी चीज़ें आपकी ओपन है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि हम एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उसको लेकर आपको अवेयर होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। इसको इन्फोर्स करने के लिए जनरली तो वैसे वहाँ पे साइट पर एक होते हैं, एक सेफ्टी इंजीनियर रखा होता है हर साइट पे, जिसको आप पहचान सकते हैं उसके हेलमेट के कलर से। उसका जो हेलमेट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर का हेलमेट जो है सेफ्टी इंजीनियर होता है, जाके वहाँ पे जो भी साइट पर एक्टिविटी हो रही है वो चीज़ को समझते जानते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और सेफ्टी मेजर वहाँ पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन की। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा जो इक्विपमेंट है किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और किस चांसेस है एक्सीडेंट होने के, और कौन सा इक्विपमेंट आप या कौन सा एक्टिविटी करने से आप उसे बच सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इनोवेटिव वे में, सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसकी वजह से आप कोशिश कर सकते हैं कि वैसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए जिसके आप 100% एक्सीडेंट फ्री इन्वायरमेंट वहाँ बना सकें। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो वहाँ पे अगर कुछ भी एक्टिविटी होने वाली है, तो आपका जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में अगर आपके आसपास के लोगों को पता हो कि वहाँ पे कौन कौन सा काम चल रहा है, तो वहाँ पे रहने वाले या फिर वहाँ मूवमेंट करने वाले पब्लिक को भी इस तरह के खतरों से बचाया जा सकता है। क्योंकि कभी होता है ये है कि कोई ब्रिज बन रही है या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आसपास के लोगों को पता नहीं हो तो उसकी वजह से आसपास के लोगों को भी इफेक्ट आता है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन कौन सा काम हो रहा है, किस किस तरह का काम हो रहा है, आप एक्सकैवेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से अगल बगल के जो बिल्डिंग है उस पर इफेक्ट तो नहीं आने वाला, कोई वाइब्रेशन वाला काम कर रहे हैं उससे किसी बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर पर आपका इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला, तो किस टाइम में क्या हो सकता है। तो इसके बारे में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ताकि जो एक्सीडेंट का जो अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। तो अब बात कर लेते हैं कि वैसे इक्विपमेंट, वैसे सेफ्टी इक्विपमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, जिसको पहनकर आप किस तरह के जो एक्सीडेंट है उससे बच सकते हैं। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। ठीक है, तो इसके बारे में सारे वर्कर्स को, सारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए साइट पर। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप का सेफ्टी हेलमेट। तो यह भी हार्ड हैट होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक्चुअली बना होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन से। तो इससे होता है कि आप रेन सन से तो बच ही सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, और कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई हाइट से गिर रहा हो
तो उसके से आप सेफ्टी से बच सकते हैं, उससे आप सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी शू। तो नॉर्मल जो फुटवेयर होता है उससे डिफरेंट होता है ये सेफ्टी शू, जिसमें कि आपका स्टील प्लेट लगा होता है आपके बॉटम में और उसके टो में, ताकि आप किसी तरह का जो है आपका हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी मशीनरी से, किसी चीज़ों से, तो उससे आपके जो है पैरों को इम्पैक्ट ना आए। कहीं आपका कोई भी शार्प नेल्स हैं या फिर शार्प टूल्स अगर रखे हुए हैं उस पर गलती से आप चले भी जाते हैं तो किसी तरह से आपके वो पेनिट्रेट के अंदर ना पहुँचे आपके पैरों में। तो इस मतलब पैरों की सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी शू। तो इस तरह की जो शूज़ है वो मतलब हर लेवल को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव क्लोथ्स। ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग या फिर रिफ्लेक्टेड वेस्ट जो होते हैं, जो नॉर्मल आपके कपड़ों पे एक्स्ट्रा हम लोग पहन लेते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि अगर कहीं पे लाइट की मतलब कमी है, मतलब कि शाम हो रही है, इवनिंग टाइम है जहाँ पे लाइट कम है, या वेदर वैसे चेंज हो गया है कि आपका लाइट की प्रॉपर लाइटिंग नहीं है वहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रिक वैसे वैसा साइड जहाँ साइड का वो पार्ट जहाँ पे लाइट की मतलब पहुँच नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको विजिबिलिटी बने रहने के लिए कि वहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई पर्सन है, तो उसके लिए इस तरह के रिफ्लेक्टेड वेस्ट या रिफ्लेक्टेड क्लोथिंग पहनी जाती है हर साइट इंजीनियर या फिर साइट वर्कर्स के द्वारा, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को इंश्योर किया जाए, सेफ्टी को इन्हांस किया जा सके। नेक्स्ट है ईयर मफ और ईयर प्लग। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी तरह का जो हेवी वर्क हो रहा है, अगर कम देर के लिए होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपको टाइम पूरा आप बहुत सुबह शाम तक आपको या लॉन्ग टाइम तक आपको अगर किसी तरह के नॉइज में रहना होता है, तो इस तरह का जो ईयर मफ या प्लग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आप अपने हियरिंग एबिलिटी को खोने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी गॉगल्स। तो अगर आप काम कर रहे हैं वैसे काम जो जिसमें आपका ग्राइंडिंग, कटिंग, वेल्डिंग, नेलिंग इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसके स्पार्कल से या फिर फाइन जो उसके टुकड़े होते हैं उससे बचने के लिए आप सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं सेफ्टी ग्लोव्स। अगर आप कटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ तरह का बर्निंग या इस तरह का मतलब हीटिंग का काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप उससे बचने के लिए हेवी ड्यूटी लेदर जो कैनवास ग्लोव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कट से या बर्न से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी बेल्ट एंड सेफ्टी हार्नेस। तो अगर कोई भी वर्कर्स किसी हाइट मतलब किसी हाइट पे काम कर रहा है, कि एलिवेटेड लेवल पे काम कर रहा है, लगभग 2 मीटर से ज़्यादा हो, तो इस तरह की हार्नेस का भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो वहाँ आसपास कहीं भी इसको ये वायर के थ्रू और उसको हुक के थ्रू वहाँ फंसा कर रख सके, ताकि अगर आप वो फ्रीली वहाँ पे काम कर सके, तो फ्रीली वहाँ पे काम करेगा तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी गिरने के चांस होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है और वो आदमी पर्सन बच सकता है गिरने से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक तरह से 5000 पाउंड के वेट तक को लेने के लिए आपको मजबूत होना चाहिए, और ये नायलॉन की बनी होती है ये रोप, और साथ में इसमें एक हुक लगा होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कहीं पे फंसाने के लिए, ताकि आप फ्रीली आप बिना डरे आप वहाँ पे काम कर सकें। नेक्स्ट है सेफ्टी नेट। तो जनरली जो हाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ से जो भी आप प्लास्टरिंग या मतलब आउटर में काम कर रहे हैं बिल्डिंग के, तो वहाँ पे काम करने में हार्नेस तो है, फिर भी अगर कहीं अगर मिस्टेक से चुप छूट जाते हैं, कहीं गिरने के चांसेस हैं, तो उससे आपका कोई टूल गिरता है तो वो बच सकता है, किसी और को लगने से बच सकता है, कोई पर्सन गिरता है तो उसको भी आप इस तरह के सेफ्टी नेट से आप रोक सकते हैं। उसकी जो एनर्जी है, इम्पैक्ट एनर्जी है, वो बच सकती है, जिस वजह से आप उसको एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो हर लोकेशन पे, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आप कम से कम जो इस तरह के एक्सीडेंट है उससे बच सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 7, जो कि सिर्फ AKU में ही है, वो है 7th मॉड्यूल पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।